हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। ममता मशीनरी का आईपीओ जो 19 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर के बीच में ओपन होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि हमें लिस्टिंग के हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे और साथ ही हम कुछ चीज़ों को भी देखेंगे जिससे हमें ये डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में जानेंगे। इससे हमें लिस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। फिर हम इस कंपनी की डिटेल के बारे में जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है, इसका फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल के बारे में जानेंगे कि ये प्रॉफिट में कंपनी है या लॉस में कंपनी है। फिर हम इसके कॉम्पिटिटर के बारे में जानेंगे कि ये सस्ती कंपनी है या उससे महंगी कंपनी है। फिर उसके बाद हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद फाइनली हम ये देखेंगे कि हाँ, हमें इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे ताकि हमें अच्छे से नॉलेज हो सके कि हाँ, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीएमपी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीएमपी एक अंदाजा है। ये सिर्फ हम एक एजुकेशनल नॉलेज पर्पस के लिए हम इसे देखते हैं, बट इसके भरोसे आप कोई ट्रेड मत कीजिएगा। सही है। इसकी जीएमपी की बात करें तो जब भी मार्केट ये ओपन हुआ था तो अप्रोक्स परसेंट के आसपास था, आईपीओ ओपन हुआ था। बट अभी इसका जो जीएमपी है वो 40% 45% के आसपास है, कि जो कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अप्रोक्स 111 रुपए के आसपास होता है। कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम तो काफ़ी अच्छा है, बट कंपनी ऐसा क्या काम करती है कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना अच्छा है? तो चलिए पहले कंपनी के बारे में जानते हैं कि कंपनी क्या-क्या काम करती है। कॉर्पोरेट हुई थी 1979 में, अप्रोक्स 45 साल हो गए इसे। तो ममता मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये प्लास्टिक बैग हो गए, पाउच हो गए, पैकेजिंग हो गई, तो ये रैपर हो गए। तो आपने देखा होंगे कोई भी आइटम खाते हैं तो वो एक पैकेजिंग के अंदर होती है, जैसे चिप्स हो गए, और वो भी एक जो पैकेजिंग होती है उस टाइप की पैकेजिंग ये करती है। तो जैसे सुपारी हो गए, गुटखे हो गए, तो इनकी भी पैकेजिंग होती है जो ये मशीन करती है। मैं मेनली होता क्या है कि जो पैकेजिंग की एक रोल होती है जो बहुत लंबी होती है, तो मशीन इसे फोल्ड करके आयरन से प्रेस करके उसे एक पैकेजिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो इसकी जो मशीनरी होती है, तो ये कंपनी ये मशीनरी भी बनाती है। जो मशीनरी है वो एफएमसीजी में ज़्यादा काम आती है, और क्योंकि वहाँ पे जैसे कई चीज़ पैकेजिंग में काम आती है, जैसे आप ले लें नमकीन हो गई, चिप्स हो गई, बिस्कुट हो गए, और गुटखे सुपारी हो गए, ये सारी चीज़ों में इनका यूज़ होता है। और जो इसका सबसे बड़ा मेजर क्लाइंट है वो इसका बालाजी भी, साथ के साथ और भी बड़े-बड़े इसके क्लाइंट हैं। पैकेजिंग सेक्टर में लीडिंग एक्सपोर्टर। इसमें कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो पैकेजिंग सेक्टर है काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया सेक्टर है, डिमांडिंग सेक्टर है, और फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छा डिमांड रह सकता है। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी है ये मशीनरी है अपनी एक्सपोर्ट भी करती है। इन्होंने अब तक 75 से ज़्यादा देशों में अपनी मशीनरी को एक्सपोर्ट भी किया है। साथ के साथ कंपनी है जो अपने सेल्स एजेंट भी रखती है सेल्स के लिए। इन्होंने अपने काफ़ी मेजर 5 कंट्री है जिसमें इन्होंने अपने सेल्स एजेंट रखे हैं, जैसे यूरोप हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, एशिया हो गए, और भी अदर कंट्री हैं जहाँ पे इन्होंने अपने एजेंट रखे हुए हैं। कंपनी के दो मेजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक है इंडिया में और दूसरा यूएसए के अंदर है। कंपनी तो अच्छी है, अब इसके फंडामेंटल फाइनेंशियल भी जान लेते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल की बात करें तो हमारे पास इनका जो डाटा है 2022 का, 2023 और 2024 का, इन्होंने क्वार्टरली 30 जून तक का डाटा दिया है। अगर देखें तो कंपनी का जो असेट्स है 2022 में 216 करोड़ का असेट्स थे, जो बढ़कर मार्च 2024 में 234 करोड़ का हो गया। अगर क्वार्टर की बात करें तो 240 करोड़ का है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी धीरे धीरे इनका इंक्रीज हुआ है। मार्च 2022 में, ये 2022 में 196 करोड़ था, जो मार्च 24 में अप्रोक्स 240 करोड़ का हो गया है। अगर क्वार्टर की बात करें तो सिर्फ 29 करोड़ का है, कि अगर हम इसे ईयरली भी कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्स 120 करोड़ होगा, जो काफ़ी कम है। बट हम सिर्फ क्वार्टरली बेस पे तो हम रेवेन्यू एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
हो सकता है कि सीज़नल में इनकी ज़्यादा रेवेन्यू होती है या सीज़न वाइज़ इनका ज़्यादा ही बिज़नेस होता हो। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें र प्रॉफ़िट की बात करें तो कंपनी ने हर साल प्रॉफ़िट किया है अप्रॉक्स मार्च 31 मार्च 2022 में इनका 21 करोड़ था, तो वही 31 मार्च 2024 में इनका 36 करोड़ था। अगर अप्रॉक्स देखा जाए तो 15% का रिटर्न इन्होंने हर साल दिया है। अगर कंपनी की बोरोइंग की बात करें तो कंपनी का बोरोइंग बहुत ही कम है, जो ईज़िली कंपनी उसे आराम से पे कर सकती है। अगर बोरोइंग की भी बात करें तो कंपनी ने अपना बोरोइंग हर साल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो धीरे-धीरे कंपनी ने अपना बोरोइंग को कम किया है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो जी 0.09% है, बिल्कुल कि बहुत ही कम है। इसे हम अगर माने तो इसे डेट फ्री कंपनी भी मान सकते हैं। कंपनी का आरओए 27.76% है, आरओसीई 31.29% है। अगर कंपनी की पीई की बात करें तो 16.59% है, जो कि काफी अच्छा है। अगर पेयर्स की बात करें तो इसमें कुछ कंपनी है जैसे राजू एनर्जी है, विंडसर मशीन है और काबरा एक्सट्रासन है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 4.53 है, जो कि काफी अच्छा है। अदर की बात करें तो अदर के कंपैरिजन में तो काफी अच्छा रहेगा। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 14.65 है, जो कि काफी अच्छी है। बाकी अदर तीनों कंपनियों से तो काफी बेहतर है। अगर ओवरऑल कंपनी देखें तो कंपनी की वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा महंगी नहीं है, फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छी है। इस हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छी है। कंपनी के आईपीओ की बात करें तो ये 19 दिसंबर से ओपन हो जाएगी और 23 दिसंबर तक ओपन लास्ट डेट रहेगी इसकी। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर रहेगा। बुक वैल्यू की बात करें तो 243 रुपये पर शेयर रहेगा। अगर लॉट साइज की बात करें तो 61 शेयर होंगे और टोटल इशू साइज की बात करें तो ये अप्रोक्स 180 करोड़ के आसपास का इशू साइज रहेगा। ये पूरी तरह ऑफर फॉर सेल रहेगा। इसमें प्रमोटर अपनी कुछ होल्डिंग बेचेंगे। जो अभी देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग इसके अंदर 92% की है, जो काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी है उनकी। ये प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचने के बाद उनकी हिस्सेदारी उसमें कंपनी में कम हो जाएगी। अगर एम्प्लॉय डिस्काउंट की बात करें तो एम्प्लॉय के लिए 12 रुपये का डिस्काउंट रहेगा। अगर रिटेलर की बात करें तो रिटेलर के लिए 35% रिजर्वेशन रहेगी। अब सबसे मेन चीज़ आती है कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो हमें लिस्टिंग के हिसाब से करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। देखिए, इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, बट इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये आपको अपनी एनालिसिस के ऊपर डिसीजन लेके करना होगा। अगर आप इस कंपनी में लिस्टिंग के हिसाब से अगर अगर इस आईपीओ में आप लिस्टिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये 4 चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहला तो कंपनी का जीएमपी देखना होगा। अगर जीएमपी ग्रोथ मार्केट प्रीमियम अगर बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है। इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, इसमें जो बाकी इन्वेस्टर हैं इंटरेस्टेड हैं और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा है कि कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा है। कंपनी पर कोई डेब्ट नहीं है। तीसरा हमें एंकर लिस्ट भी चेक करनी चाहिए कि इसमें जो बाकी एंकर है उन्होंने क्या कितने एंकर है जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी तक तो एंकर लिस्ट दी ही है, ये आईपीओ लिस्टिंग से एक दिन पहले आएगी, तो उसे जरूर देखें। तीसरा कि इसमें सब्सक्रिप्शन देखें कि अगर इसमें सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होती है तो आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर सब्सक्रिप्शन 1 से नीचे रहती है तो फिर इसमें हमें उतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये तो है कि अगर आप लिस्टिंग के हिसाब से इस आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, बट अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होंगे। तो अगर पॉजिटिव पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो ये सेक्टर में ये लीडिंग कंपनी है। मीन्स कि अगर ये एक्सपोर्ट जो कंपनी करती है उसमें ये मशीनरी है, पैकेजिंग मशीन में ये लीडिंग कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है। दूसरा, इसका कस्टमर बेस भी काफ़ी अच्छा है। इसके पास जो कस्टमर है काफ़ी बड़े बड़े अच्छे कस्टमर हैं, जैसे बालाजी है, ये काफ़ी बड़ा कस्टमर है इनका। कंपनी के अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वह भी काफ़ी अच्छा है। ईयर टू ईयर हमें इसके प्रॉफिट में इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। कंपनी के आरओई आरओसी की बात करें तो उसकी वैल्यूएशन भी काफ़ी रीजनेबल है, काफ़ी अच्छी है। तो इस हिसाब से ये कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट थे। अगर साथ के साथ हम कंपनी के नेगेटिव
पॉइंट भी देखने पड़े नेगेटिव व्यू भी देखने पड़ेंगे। अगर देखा जाए तो जो कंपनी है वो ऑफर फ़ोन सेल ला रही है, ये थोड़ा-सा एक नेगेटिव पॉइंट होगा। अगर यही यहाँ पे अगर कंपनी अगर फ्रेश इश्यू करती है तो ज़्यादा अच्छा होता है कि वो पैसे कंपनी अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करती है। बट यहाँ पे भी कंपनी है जो अपने प्रमोटर अपनी होल्डिंग सोल्ड करके ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा नेगेटिव है बट उतना भी नहीं। दूसरा है क्वार्टर 1 का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी सैटिस्फाई नहीं आया। जब तक हमें पूरे ईयर का रिज़ल्ट सैटिस्फाइंग ना मिले तो मेरी साइड से तो रहेगा कि हमें इतनी जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। बाकी फिर भी ओवरऑल गुड है, अच्छा है कि हाँ, लिस्टिंग और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको भी अपना एक ओवरव्यू ज़रूर इसमें लेना चाहिए। खुद की रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? आप इसमें लिस्टिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या लॉन्ग टर्म की साइड इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं? तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा-सा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।